नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए सेट नंबर हो जाता है हमारा 14। इससे पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से 13 सेट इसके पूरे करा दिए हैं और इसमें जो है डेली हम एक सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो 13 सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले 13 सेट मिल जाएंगे। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेट हो जाता है ये हो जाता है 14 नंबर का। और चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो सेट नंबर 14 से। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारी वीडियो का आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करने के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। ये हो जाता है पहला ऑप्शन है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद पर पंथ निरपेक्षता मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो ये तो आपका यहाँ पर हो जाता है करेक्ट। ठीक है, ये हो जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय है 1973 में जो केशवानंद भारती और जो बुनियादी ढांचे की जो संकल्पना दी थी केशवानंद भारती मामले में, उसमें जो है इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। दूसरा हो जाएगा, भारत का जो संविधान है नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा न्यायपूर्ण अवलोकन की व्यवस्था करता है। ये आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। ठीक है, तो पहला केवल एक आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाता है यहाँ गलत। ठीक है, और पहला सही किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका पहला सही। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा हो जाएगा जो इनमें से सही सुमेलित नहीं दिया गया है। असम की जनजाति हो जाती है आपकी मीरी, नागालैंड की जनजाति हो जाती है आपकी कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती है आपको अप्तानी, और मध्य प्रदेश में जो है लबांडा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। ये जो लबांडा जनजाति है कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिल जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है हो जाता है आपका गलत। आपसे पूछेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल डी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। किस में निहित हो जाएगा, राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, या राज्य निर्वाचन आयोग में। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा डी, यानी राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायतों के लिए जो किए गए निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है वो निहित होता है। ठीक है, तो ये राज्य का जो है विषय आपको देखने को मिल जाएगा। 4 नंबर हो जाता है, महाकवि कालिदास की जो प्रथम नाट्य रचना कौन सी है। महाकवि कालिदास हो जाते हैं जिनके द्वारा जो है मालविका अग्निमित्रम लिखी गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी गई है, विक्रम उर्वशीयम लिखी गई है और कुमार संभव भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये कौन सी जो है इनसे संबंधित है, कौन सी इनके द्वारा लिखी गई है और कौन सी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। आपसे पूछा गया है महाकवि कालिदास की प्रथम नाट्य रचना कौन सी है इनमें से। तो ये हो जाती है आपकी जो मालविका अग्निमित्रम है, ये हो जाती है सबसे पहली नाट्य रचना। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम ये सबसे पहली नाट्य रचना हो जाती है और ये 5 अंकों का एक नाटक है। चीज़ में इसमें जो है जो एक राजकुमारी है मालविका और विदेश के राजा हो जाते हैं अग्निमित्र, जिनके प्रेम संबंधों का जो है जिक्र उसमें या फिर वर्णन उसमें किया गया है। ठीक है, नाम आपको देख लेना मालविका और अग्निमित्रम। ठीक है, ये आप अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 2 वर्ड निकल के यहाँ से आ जाएंगे, मालविका अग्निमित्रम। अगला क्वेश्चन है, विश्व का धान जीन बैंक कहाँ है। विश्व का हो जाता है जो धान जीन बैंक, ये कहाँ स्थित हो जाएगा। तो जो विश्व का धान जीन बैंक हो जाता है ये स्थित हो जाता है आपका फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगर बात करी जाएगी भारत से, तो भारत में एक राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, वो कहाँ स्थित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो स्थित हो जाता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, और उड़ीसा का एक नाम याद रखना आपको शहर का, वो हो जाता है कटक। उड़ीसा के कटक में स्थित हो जाता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भारत का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा।
और आपको बता दें ये सेट नंबर जो हमारा चल रहा है 14, इससे पहले हमने 13 सेट करा दिए हैं। अब वो अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको सारे सेट मिल जाएंगे और वहाँ जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तंबाकू उत्पादन की बात हो रही है, विश्व में प्रथम हो जाता है। तो विश्व की बात हो रही है तो ये हो जाता है चीन। ठीक है, चीन जो है तंबाकू उत्पादन में विश्व में जो है प्रथम स्थान पर हो जाता है। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत जो है ये पता नहीं कौन से नंबर पे है, पता नहीं कौन से नंबर पे। अगला क्वेश्चन हो जाता है किस देश के द्वारा वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव लाया गया था? किस देश के द्वारा लाया गया था वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव? तो ये लाया गया था चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नई वैश्विक सुरक्षा पहल का जो प्रस्ताव है वो चीनी राष्ट्रपति द्वारा लाया गया था, जिसे अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति जो आपकी क्वाड है उसके जो है विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक कदम के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्वाड के विरुद्ध इसको माना जाता रहा है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। गडजात जो आपकी पहाड़ियाँ हैं ये आपको देखने को मिल जाती हैं उड़ीसा में। इसके बाद जो मांडव पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी आपको। मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ मिल जाएगी? तो मांडव की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको देखने को मिल जाती हैं गुजरात में। ठीक है, कहाँ मिलेंगी? गुजरात में मिलेंगी। नल्लामलाई की पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में हो जाती है और सेवरोई की हो जाती है तमिलनाडु में। सेवरोई की बार बार आपसे पूछी जाती रही है। ठीक है, और नल्लामलाई की भी बार बार पूछी जाती रही है। आपसे पूछा गया कौन सा जो है सुमेलित यहाँ पर नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा जो आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था भारत में बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को? तो ये किया गया था 22 जनवरी। ठीक है, जनवरी में हो जाता है और 2015 में। तो जनवरी दी गई है आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और इसमें जो है ये घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से जो है ये घोषणा की शुरुआत की गई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये शुरुआत की गई थी आपकी पानीपत हरियाणा से। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत है पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से जो डाइसैकेराइड है वो हो जाते हैं आपके लैक्टोज भी हो जाता है, सुक्रोज भी हो जाता है और माल्टोज भी हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लैक्टोज सुक्रोज माल्टोज ये सब जो है डाइसैकेराइड आपको देखने को मिल जाएंगे। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। जो मोनोकल्चर है एक विशिष्ट लक्षण हो जाएगा। किसका हो जाता है विशिष्ट लक्षण? तो जो मोनोकल्चर है ये हो जाता है आपका स्थानांतरित कृषि का। ठीक है, मोनोकल्चर जो है वो एक वर्ष में एक खेत में एक फसल की जाती है, ये मोनोकल्चर कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो इसको जो है आदिम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पहले ये पूछा जाएगा आदिम कृषि किसको कहा जाएगा? ठीक है, आदिम कृषि के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको या तो मोनोकल्चर कह सकते हैं या फिर स्थानांतरित कृषि इसको कहा जाएगा। ठीक है, इसको जो है कहा जाता है आदिम कृषि। स्थानांतरण कृषि सामान्यतः होती है, कहाँ होती है स्थानांतरण कृषि सामान्यतः? घास के मैदान में, वन में, मरुस्थल में या फिर मैदान में? तो ये देखने को मिल जाएगी आपकी वनों में। ठीक है, जो स्थानांतरित कृषि है ये सामान्यतः वनों में आपको देखने को मिल जाएगी। और जो ये कृषि है इससे जो है क्या होता है तो वनों का जो है नाश होता है और मिट्टी जो है वो कट जाती है, क्योंकि मिट्टी को जो है बार बार जोता जाता है ट्रैक्टर के द्वारा और उससे जो है फिर ये मिट्टी का कटान हो जाता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है इस तरह की खेती? तो इस तरह की जो खेती है सबसे ज़्यादा ये की जाती है पूर्वी भारत में। ठीक है, बड़े पैमाने पर की जाती है और इसी वजह से जो है वहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है आपकी पूर्वी भारत में। ठीक है, बड़े स्तर पर वहाँ बाढ़ देखने को आपको मिल जाएगी। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है 25 जनवरी 1950 को।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग का जो गठन है 25 जनवरी 1950 को किया गया है और इसके जो सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रथम हो जाते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो हो जाते हैं सुकुमार सेन। ये कई बार जो है वनडे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, भारत के पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तो ये हो जाते हैं, भारत के पहले निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं वो हो जाते हैं सुकुमार सेन। निम्नलिखित कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, नहीं आपसे पूछा गया है, कौन सा इनमें से हो जाएगा जो सुमेलित नहीं दिया गया है। तो यहाँ एक तरफ आपकी फसल दी गई है, एक तरफ आपकी बीमारी दी गई है। फसलों में कौन कौन सी बीमारी लगती है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो धान की बात करेंगे तो धान में जो है हरित बाल, तो ये आपका गलत हो जाएगा। धान में जो है आपकी हरित बाल देखने को नहीं मिलेगी। हरित बाल जो ये रोग है किस में देखने को मिलेगा, तो ये मिल जाता है आपको बाजरे में देखने को। ठीक है, बाजरे की पत्तियों पर लगता है हरित बाल रोग, तो ये आपका धान से संबंधित नहीं है, ये ही हो जाएगा आपका गलत। राई की बात करेंगे, राई में मिल जाता है आपको अर्गट देखने को। मटर में जो रोग लगता है वो हो जाता है बुकनी पाउडरी मिल्ड्यू। चने में भी एक रोग लगता है, उसका हो जाता है उकटा विल्ट। ठीक है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, तो केवल ये हो जाएगा जो आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है। हरित बाल जो रोग है यह आपका बाजरे से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? पहली बार की गई है लोक सेवा आयोग की स्थापना, तो ये की गई थी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के द्वारा। ठीक है, और ये 1919 में कौन सा था, तो ये था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था जो आया था आपका 1919 में, इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। कौन सा अधिनियम था, तो ये था 1919 के तहत। कब की गई थी स्थापना लोक सेवा आयोग की, तो ये की गई थी 1926 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में? तो इसमें देखने को मिल जाएंगे आपके 7 सदस्य। ठीक है, और ये होते हैं अध्यक्ष के सहित। एक अध्यक्ष हो जाएगा और 6 जो है बाकी मेंबर हो जाएंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों की। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत में हुआ था जो महिलाएं उनको पहली बार मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो ये हो जाता है 1921 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। 1921 में बॉम्बे और मद्रास जो थे, जिसमें वो आज जो है मुंबई और चेन्नई कहा जाता है, इसमें जो है प्रांत बने और सीमित तौर पर जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया था। कहाँ दिया गया था, तो सबसे पहले दिया गया था ये जो आपका बॉम्बे हो जाता है और एक हो जाता है आपका चेन्नई। ठीक है, बॉम्बे और चेन्नई में जो है सबसे पहले अधिकार दिया गया था और बाद में जो है 1923 से 1930 के बीच में, 1923 से और 1930 के बीच में 7 और भी जो प्रांत थे उनमें जो है वोटिंग का अधिकार आपको दे दिया गया था। ठीक है, तो ये बात हो रही है महिलाओं की। महिलाओं को दिया गया है वोटिंग का अधिकार 1921 में। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो बॉम्बे और चेन्नई से जो है सबसे पहले शुरुआत कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन संवैधानेतर संस्था है? इनमें से बताना है संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या फिर चुनाव आयोग। तो जो हो जाएगी संविधानेतर संस्था ये हो जाती है आपकी नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग किसी दोषी को कितने वर्ष की सजा दे सकता है? जो मानवाधिकार आयोग है ये किसी दोषी को सजा दे सकता है। मानवाधिकार आयोग किसी दोषी को कितने वर्ष की सजा दे सकता है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जो है इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि मानवाधिकार आयोग जो है किसी व्यक्ति को दोषी होने पर सजा देने का अधिकार नहीं रखता है। सजा देने का जो अधिकार है वो केवल न्यायालय में या फिर जो भी उससे जुड़े हुए प्राधिकरण होते हैं वो सिफारिश करेंगे, तब उसको जो है सजा दी जाएगी। ठीक है, तो आपसे ये कहा जाएगा कि इनमें से जो है कोई भी नहीं है, ना ही 6 वर्ष है, ना 7 वर्ष है, ना 14 वर्ष है। मानवाधिकार आयोग जो है किसी दोषी को सजा नहीं दे सकता है। गहीरमाथा में एक संरक्षण योजना चलाई गई 1975 में। ये किससे संबंधित है? गहीरमाथा की बात हो रही है। ये चलाई गई थी आपकी 1975 में। ठीक है, और ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो गहीरमाथा है कहाँ है। तो ये जो गहीरमाथा है ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा गहीरमाथा। आया था सुबह, गौरव को भी आया, सबको कह रखी है, सबको चलना है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान वनस्पतिक संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति या फिर इन सीटू नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो इन सीटू नहीं है इनमें से? तो इसमें से हो जाएगा एक वानस्पतिक जो उद्यान होता है ये आपका इन सीटू नहीं है। बाकी जो जैव मंडल हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा, और वन्य जो प्राणी अभ्यारण्य है ये भी हो जाता है। ये जो स्वस्थानीय पद्धति या फिर इन सीटू क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है जो प्राकृतिक आवासों में आबादी को स्थापित करने या फिर उनको बनाए रखने और उनकी सुरक्षा करने के लेकर जो संसाधन होते हैं उनको संरक्षण करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है इन सीटू। ठीक है, या हिंदी में कहेंगे तो स्वस्थानीय पद्धति कह सकते हैं। ठीक है, ये हो जाती है आपकी इन सीटू। और इन सीटू के अंतर्गत जो है आपको बागवानी, फूलों, खेती वेती का, इनका जो है सबका जो है आवास में संरक्षण किया जा सकता है। इको मार्क प्रणाली प्रारंभ की गई है। जो इको मार्क प्रणाली है वो कब प्रारंभ की गई है? ईयर आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो ये हो जाती है आपकी 1991 में, 1991 में जो है हो जाती है ये। और इसमें जो उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण जो अनुकूल होते हैं उन उत्पादों को आसान पहचान के लिए 1991 में इको लेवल दिया था। ठीक है, ये होता जो मार्क होता है इको लेवल का वो दिया गया था 1991 में। और ये दिया गया था सबसे पहले, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्यावरण अनुकूल जो उत्पाद होते हैं उनको ये दिया गया था। ठीक है, केवल आपको ये रखना, याद रखना है जो पर्यावरण के अनुकूल हैं उत्पाद उनके लिए दिया गया था। निम्न में से कौन असंगत है? असंगत आपको बताना है। सूर्य, विद्युत बल्ब, कांच, ट्यूबलाइट। तो जो इनमें से असंगत हो जाएगा वो हो जाता है आपका कांच। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही जो है आप सब समझ गए होंगे। सूर्य जो है ये ऊर्जा का एक कारण हो जाता है, विद्युत बल्ब भी जो है रोशनी देता है और ट्यूबलाइट भी। ठीक है, तो तीनों जो हैं ये कहीं ना कहीं रोशनी से संबंधित हो जाते हैं, लेकिन कांच जो है वो रोशनी से संबंधित आपका नहीं है। ठीक है, इसलिए कहेंगे ये जो है इनमें से असंगत हो जाएगा। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है? पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है तो ये जो है यूकेलिप्टिस को माना जाता है पर्यावरण का दुश्मन। ठीक है, निम्न में से ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। कौन सी हो जाएगी जो ई कॉमर्स कंपनी आपकी नहीं है? इनमें से कौन ई कॉमर्स कंपनी नहीं है ये आपको बताना है। आईएमजी ये ई कॉमर्स कंपनी हो जाती है, फ्लिपकार्ट हो जाती है, नाइका हो जाती है, लेकिन स्टैग ओवरफ्लो जो है ये एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। ठीक है, ये जो एक आईटी शिक्षा से संबंधित एक वेबसाइट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की जो मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी 78%। ठीक है, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन और बनेगा, ऑक्सीजन आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर 20.95% ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगी आपको। ऑर्गन की बात करेंगे, ऑर्गन भी आपसे पूछ ली जाती है, तो ये हो जाते हैं 0.93% ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएगी। और
इसके अलावा तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपसे पूछी जाएगी तो वो हो जाती है 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है वो कितनी होती है? प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रोटॉनों की जो संख्या उसको कहा जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसको कहा जाएगा। एंथ्रोलॉजी संबंधित है, जो एंथ्रोलॉजी है वो किससे संबंधित हो जाएगी? तो एंथ्रोलॉजी संबंधित हो जाती है ये पुष्पों के अध्ययन से। अगर फलों के अध्ययन की बात करेंगे तो ये क्या कहा जाएगा? तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है आपका पोमोलॉजी। ठीक है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाएगा। मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है आपका इक्तियोलॉजी। ठीक है, ये हो जाती है आपकी इक्थियोलॉजी। और पक्षियों के अध्ययन को ये बार बार पूछा जाता है तो ये हो जाता है आपका ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाएगा जो पक्षियों का अध्ययन आपका हो जाएगा। किस हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति का शरीर भीमकाय व रोग से ग्रसित हो जाता है? भीमकाय यानी बहुत बड़ा हो जाएगा। कौन सा हार्मोन हो जाएगा जिससे आदमी बहुत मोटा हो जाएगा? तो ये हो जाता है जो STH हार्मोन होता है, इसकी जो ये जो बढ़ जाता है तो उससे जो है आदमी जो है बौना रह जाता है और काफ़ी मोटा जो है देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भीमकाय हो जाता है और बौना हो जाता है STH हार्मोन की वजह से। काली खांसी से मानव शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है वो कौन सा है? काली खांसी से मानव का जो शरीर का अंग है वो कौन सा प्रभावित होगा? जब काली खांसी होगी तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी जो खांसने वाली, क्या है खांसने वाली, जो काली खांसी है श्वसन तंत्र से जो है संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा बी। ठीक है, काली खांसी जो प्रभावित करेगी सबसे ज़्यादा श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली है। किस समिति ने पहली बार सक्षम साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया था? किस समिति ने दिया था पहली बार सक्षम साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर बल? तो ये दिया गया था जो कारगिल समीक्षा समिति थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछी गई आपसे जो काकोदर समिति है ये आपकी रेलवे से संबंधित हो जाती है। जो रेलवे की सुरक्षा है उससे संबंधित हो जाती है। जो अहलुवालिया समिति है ये प्रतिवर्ष 1 करोड़ रोजगार के अवसर के रूप में एक रेखा संबंधी जो समिति हो जाती है। 1 करोड़ जो है रोजगार देने थे हर साल, उससे संबंधित हो जाती है आपकी अहलुवालिया समिति। ठीक है, और एक बचती है आपकी जो NR कृष्णन समिति। तो ये हो जाएगी जो वाहनों से धुआं उत्सर्जित होता है उस धुएं की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और इसका नाम हो जाता है NR कृष्णन समिति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु अर्ध मानवीय रोबोट लॉन्च किया गया है। अर्ध मानवीय जो है रोबोट लॉन्च किया गया है, इसका नाम आपको बताना है क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है व्योम मित्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? ये आपको बताना है, सेंटेंस पूरा करना है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ये हो जाएगा श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ जो है शुरू हो जाते हैं। जो श्रव्य होता है जो सुनने की है और जो चित्र है वो जो है दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं जब टीवी का रिमोट ऑन किया जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें, सुनना अलग होता है, देखना अलग होता है, लेकिन उस समय जो है दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है? नासा का हो जाता है वो अंतरिक्ष यान, कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है तो नासा का हो जाता है सोफिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। और अक्टूबर 2020 में जो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने सूर्य की रोशनी से प्रकाशित चांद की सतह पर एक पानी की जो है खोज की थी। ठीक है, चंद्रमा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? जो चंद्रमा एक्सरे दूरबीन का नाम जो है किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है?
तो ये रखा गया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बात है आपकी 23 जुलाई 1999 की। 23 जुलाई हो जाती है, 1999 हो जाता है। और इनको जो है चंद्रा एक्सरे दूरबीन का जो प्रक्षेपण है अंतरिक्ष कोलंबिया से 23 जुलाई 1999 को किया गया था। ठीक है, इनका नाम रखा गया है, जो भारतीय मूल के हो जाते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनके नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता हो जाता है, वो कौन हो जाता है? तो ये हो जाएंगे विलियम हेनरी ब्रेग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ब्रिटिश भौतिक और रसायन विज्ञानी विलियम हेनरी ग्रेग ने वर्ष 1915 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ग्रेग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। और आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा। रिवाल्वर का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाती है आपकी रिवाल्वर संबंधित हो जाती है आपकी कोल्ट से। डायनामाइट की बात की गई है तो डायनामाइट जो है एल्फ्रेड नोबेल से संबंधित हो जाएगा। शीतलता की बात हो रही है तो ये हो जाता है आपका न्यूटन से। और दाब का नियम जो है ये आपका पास्कल से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 और डी का हो जाता है 2। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21वीं सदी की कौन सी तकनीक युक्ति लघु रूपण में कमाल कर सकती है? कौन सी तकनीक युक्ति हो जाती है जो कमाल कर सकती है लघु रूपण में? तो ये हो जाती है नैनो तकनीक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाटर जेट तकनीक का जो उपयोग है वो किया जाता है, जो वाटर जेट तकनीक है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सिंचाई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर जेट प्रणाली में एक पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है, उसको कहा जाता है वाटर जेट। जेट माने बहुत तेज चलने वाली चीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुत तेज जो है इसको छोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण से। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया जो है वो तीव्रतर हो जाती है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो उच्चतर तापमान है, जो रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर जो है वो तीव्रतर हो जाएगी। कारण की बात करेंगे, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत जो है हो जाती है। तो दूसरा भी जो है आपका जो कारण है वो भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तापमान उच्चतर तापमानों पर जो आणविक गति है वो द्रुत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ए और आर आपके दोनों सही हो जाएंगे और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह हो जाती है। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त किया जाता है आपका हेमेटाइट से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना। राज्य और राजधानी आपको दी गई है। सूची 1 में राज्य हैं, सूची 2 में राजधानी है। सुमेलित आपको करनी है। तो सबसे पहले यहाँ दिखाया गया है जो आपका हो जाता है असम। तो असम की राजधानी हो जाती है आपकी दिसपुर। ठीक है, ए का आपका हो जाता है 3। मिजोरम की राजधानी हो जाती है आइजोल। गुजरात की हो जाती है गांधीनगर और मणिपुर की हो जाती है इम्फाल। इस तरह से ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हो जाता है 2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। भोजन का विषाक्त होना किस स्पेनीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है?
तो ये होता है किला स्टेडियम से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग नामक निम्न वर्ग में होता है। किसमें होता है? जो ये रोग होता है वातोन्माद यानी हिस्टीरिया रोग, सामान्यतः किस वर्ग में होता है? विवाहित महिलाओं में, बूढ़ी महिलाओं में, जवान महिलाओं में या जवान पुरुष महिलाओं में? तो ये होता है आपका जवान महिलाओं में। और ये होता है आपका जो वातोन्माद अर्थात हिस्टीरिया होता है, ये रोग होता है उन महिलाओं को अधिक होता है जो जवान या अविवाहित होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपकी घबराहट, बेचैनी और बेहोशी के लक्षण भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और बाद में जो है शादी हो जाने पर यह स्वतः ही ठीक हो जाती है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा हो जाएगा जो जैव वाहक पोषक वाहक का कार्य करता है? तो ये हो जाता है फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम होएगा जो आपका पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम जो है ये मृत कोशिकाओं से बना होता है और फ्लोएम जो है ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है। दोनों को आपको याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो मृत कोशिकाएं उससे बना है और जो फ्लोएम है ये आपकी जीवित कोशिकाओं से बना हुआ है। फ्लोएम जो है ये पत्तियों में भोजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम को कैसे याद रखें? ये एक पौधा हो जाता है, ठीक है, तो इसमें जब फूल हो जाएगा सभी जगह और पौधों की पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है आपका फ्लोएम। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित हो जाएगी? तो धूपगढ़ चोटी स्थित हो जाती है आपकी सतपुड़ा रेंज में, ठीक है, और ये सतपुड़ा रेंज कहाँ है? तो ये हो जाती है आपको देखने को मिल जाएगी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यहाँ से। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है सौर परिवार के संदर्भ में। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथक सघनतम है, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर सही, ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर सारे आपके गलत दिखाए गए हैं। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करना है। भारत के हो जाते हैं तटीय जो शहर हैं उन पर आपको विचार करना है। आपसे पूछा गया उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? ये आपका भारतीय तट हो जाता है, तो उत्तर से चलेंगे जब हम दक्षिण की तरफ, तो ये क्रम आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हमारा आ जाता है जंजीरा, जो है ये महाराष्ट्र में आ जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र में आ जाएगा आपका सिंधुदुर्ग दूसरा, यानी कि पहले आ गया है आपका जंजीरा 1 नंबर पर। इसके बाद आ जाता है आपका सिंधुदुर्ग 2 नंबर पर। 3 नंबर पर आपका आ जाएगा, ये हो जाता है कुन्नूर। कुन्नूर कहाँ है? तो कुन्नूर हो जाता है आपका केरल में, ठीक है, और 4 नंबर पर जो आ जाता है आपका तमिलनाडु में, यानी सबसे बाद में आ जाती है कन्याकुमारी, ठीक है, और कन्याकुमारी में क्या है? तो नागरकोइल जो है कन्याकुमारी में आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से सबसे पहले आपका 1 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 2 आएगा और फिर आपका 3 आ जाएगा, यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है सूची को सूची 2 से सुमिलित करना है। इधर आपके पर्वत हैं और इधर आपके देश दिए गए हैं, कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है जो अलेगनी जो पर्वत है ये आपका कहाँ से संबंधित हो जाता है? तो अलेगनी पर्वत देखने को मिल जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद आ जाता है जो कैंटाब्रियन है, कैंटाब्रियन देखने को मिल जाएगा आपका स्पेन में। एलब्रुज की बात की गई है, एलब्रुज आपका हो जाता है ईरान में। और मैंकेजी जो है ये कनाडा में देखने को मिलेगा। इस मैंकेजी से कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है कई परीक्षाओं में। मैंकेजी पर्वत कहाँ है? तो ये हो जाता है कनाडा में। इस तरह से ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा, सी का 2, डी का हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काय कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग करता है। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है उसका अनुप्रयोग कौन करेगा?
तो ये करता है जंतुओं की जो जननी है, क्लोनिंग है, ठीक है, ये इससे संबंधित हो जाती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के लिए खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। अल्जाइमर को जो उत्पन्न करेगा उसकी खोज कर ली गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है, नाम आपको बताना है। तो उसका जो नाम है वो हो जाता है एमीलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन, ठीक है, एमीलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन, ये हो जाता है इसका नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। और ये जो एक प्रोटीन है जो मस्तिष्क में खतरनाक अल्जाइमर होता है उसके जो है ये खोज कर ली गई है। कोयले के अवृहत सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? भारत क्यों करेगा मिलियन टन कोयले का आयात? तो ये करता है, भारत में अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। इस्पात कंपनी को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना ही पड़ता है। तो दूसरा और तीसरा दोनों आपके जो है यहाँ पर सही हो जाते हैं। और दो और तीन सही दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आपसे पूछा कौन सा सही है, तो दो और तीन दोनों आपके सही हो जाएंगे। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? उपजाऊ मृदा कौन सी है भारत में सबसे अधिक? तो उपजाऊ हो जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये जो है मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कम होती है, जो नाइट्रोजन है वो कम होगी। और जलोढ़ मिट्टी जो है हिमालय के निक्षेपों से बनी है। और जो हिमालय है उससे जो है सबसे ज़्यादा नदियों के माध्यम से जो है बहकर आती है। और सबसे ज़्यादा जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये मिल जाती है आपको उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ज़्यादातर जो हिमालय की नदियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश से निकल कर ही जाती हैं, ठीक है। ये जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? संत घासीदास के पिताजी का नाम आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है महंगू, ठीक है, महंगू हो जाता है संत घासीदास के पिताजी का नाम। इनके जन्म की बात करेंगे जो आपके घासीदास हो जाते हैं, तो इनका जन्म हो जाता है आपका 1756 ईस्वी में। और कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में हो जाता है। और इनके पिता का नाम हो जाता है महंगू दास। राष्ट्रीय केला अनुसंधान स्थित है, जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान है वो कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाता है तिरची में, ठीक है। और तिरची कहाँ है, तो तिरची हो जाती है तमिलनाडु में। तिरची यानी तिरुचापल्ली जिसको कहा जाता है, इसको तिरची कह देते हैं शॉर्ट में। और ये स्थित हो जाती है आपकी तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, तमिलनाडु में हो जाती है। और इसकी जो स्थापना है जो आपका हो जाता है राष्ट्रीय केला अनुसंधान जो केंद्र है, इसकी स्थापना 21 अगस्त 1993 को भारतीय अनुसंधान केंद्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1993 में। ईयर आपको याद रखना है। भारतीय प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, कौन सी हो जाती है? पहली भारतीय नारी। तो पहली हो जाती है ये बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। और ये जो है 1984 में, सन की बात भी आपसे पूछी जाएगी, 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला बन जाती हैं। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार हो जाता है? टिन अयस्क का सबसे प्रमुख भंडार हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य में टिन अयस्क का जो है सबसे प्रमुख भंडार आपका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू लैब्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। कांग्रेस की आलोचना की गई थी 1893-94 में। इन लेखों का जो लेखक है वो कौन हो जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इन लेखों का लेखक आपसे पूछा गया है। तो इन लेखों का जो लेखक है वो हो जाते हैं अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा ए।
निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो संगमरमर ये रूपांतरित हो जाती है, क्वार्टजाइट भी रूपांतरण हो जाती है और सिलेट भी हो जाती है, लेकिन जो ग्रेनाइट है ये आपकी रूपांतरित नहीं है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। जो ग्रेनाइट है ये हो जाता है आपका आग्नेय चट्टानों का उदाहरण। ठीक है, आग ने, जिसको आग ने बनाया है, यानी कि ये ज्वालामुखी से संबंधित आपकी हो जाएगी आग ने। कथन और कारण की बात की गई है। कथन ये कहता है निर्धारित तिथि रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। जो आपकी निर्धारित तिथि रेखा है और ग्रीनविच से जो है 12 घंटे का अंतर हो जाता है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। आपसे पूछा गया इनमें से जो है सत्य कौन सा है या फिर असत्य कौन सा है। तो इनमें से जो है दोनों आपके जो हैं ये सत्य हो जाते हैं। जो तिथि निर्धारक रेखा है ग्रीनविच पर 12 घंटे का जो है अंतर वहाँ पर दिखाती है। ठीक है, और ये जो ग्रीनविच रेखा ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो इंग्लैंड से होकर गुजरती है। 180 देशांतरों के अंतर से होकर ये गुजरती है। तो दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे और आर दोनों सत्य, और जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना। इधर आपके ज्वालामुखी हैं और इधर आपके संबंधित देश हो जाते हैं। कौन सा ज्वालामुखी कहाँ से संबंधित हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। माउंट रेंडेर की बात की गई है, ये आपका हो जाता है संबंधित यूएसए से। ठीक है, एटना जो है इटली से संबंधित हो जाएगा, पेरी कुटिनिये मैक्सिको से हो जाएगा और ताल जो है फिलीपीन से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ से संबंधित जो है ज्वालामुखी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है ये आपको बताना है। तो ये मिल जाएगा आपका जहांगीर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा हो जाता है? जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसकी जो रचना है वो समुद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, और ये जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति वाला जो स्तंभ है इस पर जो है जहांगीर ने क्या कराया था? तो जहांगीर ने जो है इस पर एक रानी का जो है अभिलेख खुदवाया था। ठीक है, तो रानी का जो है अभिलेख जो है इस पर लिखवाया था। ठीक, ये हो जाता है आपका जहांगीर। ऋग्वेद की मूल लिपि है, तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो हो जाती है ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे 10 मंडल, और अगर सूक्त की बात करेंगे तो 1028 जो है इसमें सूक्त देखने को आपको मिल जाएंगे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था ये सेंटेंस आपको पूरा करना है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी बोध गया में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 65 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में जो है 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक वृक्ष आपसे पूछा जाता है किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल का वो वृक्ष था जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन सा हो जाता है वो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक? तो ये हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है दिल्ली सल्तनत के जो सभी सुल्तान थे उनमें जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये जो है सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये जो है खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित जो और भी जो विद्याएं होती हैं उनमें भी निपुण था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का जो है सही कालक्रम आपको बताना है। कौन सी जो है कब हुई हैं वो आपको देख लेना है। तो सबसे पहले आपकी आ जाती है जो बंग भंग आंदोलन है, ये संबंधित हो जाता है आपका 1905 से। ठीक है, बंग भंग ये बंगाल से संबंधित हो जाता है जब बंगाल का विभाजन हो रहा था।
इसके बाद आपका जो लखनऊ समझौता है ये संबंधित हो जाता है 1916 से। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 से संबंधित हो जाएगा। द्वैध शासन का जो प्रवर्तक है तो ये हो जाता है आपका 1919 से संबंधित। इसके बाद बचता है आपका रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट आया था आपका, कब आया था? तो ये भी आया था आपका 1919 में। ठीक है, 1919 में आ जाता है ये रोलेट एक्ट, और ये आया था आपका दिसंबर में, रोलेट एक्ट। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका 4। ठीक है, क्योंकि 1905 की बात करता है, और सबसे बाद में आ जाएगा आपका, ये भी 1919 है, ये भी 1919 है। द्वैध शासन हो जाता है दिसंबर में, और रोलेट एक्ट आ जाता है ये आपका मार्च में। ठीक है, तो पहले आ जाएगा मार्च वाला यानी रोलेट एक्ट, तो इसके बाद आ जाता है आपका लखनऊ वाला, इसके बाद 3 नंबर आ जाएगा और फिर आपका 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले 4 आता है, फिर 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा आपका 2। भारत के स्वतंत्रता संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा एक जो है सही नहीं है? भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है वो आपसे पूछा गया है। रोलेट एक्ट के सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसे फलस्वरूप जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ, तो ये तो आपका हो जाता है सही। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, ये भी करेक्ट हो जाता है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से थे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ, तो ये आपका हो जाता है गलत। 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था उसमें कांग्रेस जो है गांधी इरविन समझौते को जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, विरोध नहीं हुआ था, उनको जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तामार काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? घर के फर्श के नीचे दफनाते थे लोगों को, तो किस तरह से रखा जाता था? तो ये जाता था आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, ये आपकी स्थिति हो जाती है, यहाँ आपका उत्तर है, यहाँ आपका दक्षिण है, तो दक्षिण में आपके पैर हो जाएंगे और उत्तर में आपका मुंह हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है दफनाए जाते थे यहाँ पर आदमी, और ये घर के फर्श के नीचे ही जो है इनको दफना दिया जाता था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्य विजय किए थे, तो ये हो जाते हैं बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार आधार पर सुमेलित कीजिए। जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित करना है। सूची 1 हो जाती है, इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। सबसे पहले बात की गई है जतिन दास की, तो जतिन दास जो है भूख हड़ताल पर बैठे थे, वहाँ जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जतिन दास की मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करेंगे तो ये जो है मुठभेड़ के दौरान जो है इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। भगत सिंह की बात करेंगे तो भगत सिंह को जो है फांसी हो गई थी, और कल्पना दत्त को जो है ये आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको याद रखना है। ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा हीनयान से संबंधित? तो ये हो जाता है जो सो तांत्रिक होता है, ये हीनयान से संबंधित आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सो तांत्रिक। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है इंडियन मुसलमान? तो ये लिखी गई है आपकी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये जो पुस्तक है इंडियन मुसलमान ये लिखी जाती है आपकी 1870 में। किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है आपकी जो विलियम हंटर थे। ठीक है, विलियम हंटर हो जाते हैं ये। ठीक है, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है आपकी विलियम हंटर के द्वारा 1870 में। तो ये जो सारे हैं ये आपके सभी जो हैं गलत यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? जो कोरल सागर है कहाँ अवस्थित हो जाएगा? तो ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पूर्व में स्थित हो जाता है आपका कोरल सागर। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का जो निर्वाचन होता है वो किस तरह से होता है, ये आपसे पूछा गया है।
ग्राम प्रधान का निर्वाचन। तो ये हो जाएगा आपका पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित जितने भी निर्वाचक होते हैं उनके द्वारा होता है, और एक आपका पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचक जितने भी हो जाएंगे उनके द्वारा होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के सदस्य के द्वारा जो है ग्राम पंचायत का सदस्य प्रधान नहीं बनेगा, और पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। ठीक है, तो जितने भी जो हैं आपके निर्वाचक होते हैं उनसे संबंधित ये हो जाएगा। इस तरह से 2 और 4 आपके करेक्ट हो जाएंगे। 2 और 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? तो ये हो जाता है शहादत खां। शहादत खां हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्र अवध राज्य की जो स्थापना है वो शहादत खां के द्वारा की गई थी। उन्होंने जो है स्वतंत्र अवध राज्य की राजधानी फैजाबाद को बनाया था। ये आपसे पूछा जाएगा, फैजाबाद जो है इसकी राजधानी हो जाती है। कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में जो कांग्रेस का संविधान है वो तैयार किया गया था, तो ये तैयार किया गया था मद्रास में 1908 में। 1908 आपको याद रखना है, कांग्रेस का जो संविधान है वो तैयार किया गया था। ठीक है, और कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था जो 1908 में वो था, और मद्रास में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी आपकी रास बिहारी बोस के द्वारा, और इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने संविधान का निर्माण किया था। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपके लेखक दिए गए, इधर आपकी रचनाएं दी गई हैं। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की जो रचना है वो हो जाती है आपकी इंडिका। ऑप्शन नंबर ए का हो जाता है हमारा 3, और ए का 3 केवल एक में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बाकी में जो है नहीं दिया गया है, तो ये जो है इसीलिए जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टोलमी की बात करेंगे तो टोलमी की हो जाती है ये ज्योग्राफी, और प्लिनी की हो जाती है आपकी नेचुरल हिस्ट्री, ह्वेनसांग की हो जाती है सीयू की। इस तरह से आपका ये करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले और अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को जिस स्थान पर रखा गया है? तो ये हो जाता है तीसरे स्थान पर जो है रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संविधान 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है 26वां। ठीक है, 26वां जो संशोधन है वो 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है। 26वां जो संविधान संशोधन है ये हो जाता है आपका 1971 से संबंधित। निम्न में कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? उष्णकटिबंधीय किसको कहा जाएगा? तो ये जो आपकी भूमध्य रेखा हो जाती है इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो सब जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा नहीं है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान? तो उष्णकटिबंधीय में जो आ जाएगा, एक तो आपका सबसे पहले आ जाता है सवाना, ये अफ्रीका में हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका जो कंपोस है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और एक आपका जो लानोस है, लानोस जो है वेनेजुएला में हो जाता है, तो ये भी आ जाता है। आपसे पूछा गया है घास का मैदान नहीं है, तो ये तीनों हो जाते हैं ये घास के मैदान। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि सभी जो है घास के मैदान आपके देखने को मिल जाएंगे जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के हैं। इसके बाद आपसे पूछे जाते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय में आपके जो एक पंपास आ जाता है, एक वेल्ड आ जाता है, एक डाउन्स आ जाता है, और एक आ जाता है आपका स्टेपी। ठीक है, ये हो जाते हैं जो कर्क रेखा से ऊपर वाले, और एक आपका मकर रेखा से नीचे वाले। ठीक है, ये जो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे शीतोष्ण घास स्थल। लवणता ग्राम जल में मौजूद जो नमक की मात्रा होती है, लवणता जो है कितने ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? तो ये हो जाती है 1000 ग्राम जल में। ठीक है, जो 1000 ग्राम जल है उसको हम उसकी जो जांच करेंगे उसमें जो नमक की मात्रा होगी तो वो जो है उसकी लवणता दर्शाएगी। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी नहीं है?
तो ये हो जाते हैं जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं माने जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट कर रही है। खगोलीय जो स्थिति है किस घटना को जो है प्रकट कर रही है। तो ये जो दूरी है ये प्रकट कर रही है आपकी उपरोक्त एक में से अधिक को, एक सूर्य ग्रहण को भी प्रकट करेगी और ज्वार भाटा को भी जो है ये प्रदर्शित करेगी। ठीक है। जब सूर्य ग्रहण होगा तो ज्वार भाटा भी जो है वहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक है। सूर्य पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो चंद्रमा आ जाता है तो उसको जो है सूर्य ग्रहण कहा जाता है, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा सूर्य की जो ये घटना है, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो उस स्थिति में जो है वृत्त ज्वार भी जो है देखा जाता है, जिसको जब उठेगा उसको जो है ज्वार कहा जाएगा और जब वो नीचे आएगा तो उसको जो है फिर भाटा कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे तो दोनों चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो एक से उपरोक्त से जो है एक से अधिक जो है यहाँ चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता। उभयलिंगी पुष्पों की क्या विशेषता है। जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं उनमें अंडप और पुंकेसर दोनों की उपस्थिति होती है। ठीक है। इसमें अंडप भी देखने को मिल जाएगा और पुंकेसर भी देखने को मिल जाता है आपका, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा इनमें से आपका हो जाता है करेक्ट, वो आपको बताना है। सही कथन आपको बता देना कौन सा हो जाता है। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, तो बिल्कुल ग्लूकोज को जो है रक्त शर्करा कहा जाएगा। डाइसैकेराइड का जल अपघटन संभव है, तो डाइसैकेराइड जो होती है उसका जल अपघटन भी संभव हो जाएगा। और पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील होती है, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। करेक्ट ही आपसे पूछा गया है। मोनोसैकेराइड का जल अपघटन किया जा सकता है, तो मोनोसैकेराइड का नहीं किया जाएगा, केवल पॉलीसैकेराइड का किया जाता है। इस तरह से 1, 2 और 3 तीन आपके करेक्ट हो जाएंगे और ये दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। तो ये ही हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है मानव शरीर के। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो होता है आपका यकृत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। मिलेराइट निम्न में से किसका अयस्क है। जो मिलेराइट है वो किसका अयस्क हो जाता है निम्न में से। तो ये हो जाता है आपका निखिल का। ठीक है। मिलेराइट जो है निखिल का अयस्क माना जाता है। निम्न में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है। किस देश ने चलाया है दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन। तो ये हो जाता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। यात्री ट्रेन जो है सबसे लंबा चलाया गया है और इसकी जो लंबाई की बात करेंगे तो 2 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है। और इसमें लगभग 100 के आसपास जो है डिब्बे लगे हुए हैं। 2 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है और ये सबसे लंबी यात्री ट्रेन हो जाती है जो स्विट्जरलैंड के द्वारा चलाई गई है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। किसको प्रतिबिंबित करती है। तो ये प्रतिबंधित करेगी हड़प्पा संस्कृति को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका आलमगीरपुर है कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाता है मेरठ में। मेरठ में आपका हो जाता है आलमगीरपुर, जहाँ से पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा संस्कृति की जो है प्रतिबिंबित करती है। और इसकी जो खुदाई हुई है वो हो जाती है आपकी 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। 1958 में हुई है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और आपसे ये पूछा जाएगा हिंडन नदी के किनारे जो शहर है पुरातत्व वो कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका आलमगीरपुर। ठीक है। जो आलमगीरपुर है ये आपका हो जाता है हिंडन नदी के किनारे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम। अवरोही यानी आपका हो जाता है घटता क्रम आपको बताना है।
तो सबसे पहले तो आपका गौतम बुद्ध नगर ही है, ये सभी में दिया गया है, ठीक है, 2 में दिया गया है और 2 तो आपके यहाँ पर इलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिले हो जाते हैं और ये दिए गए हैं आपके जो है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता है वो हो जाती है आपकी 80.12%, ठीक है। कितनी हो जाएगी गौतम बुद्ध नगर की? तो ये गौतम बुद्ध नगर की हो जाती है 80.12%। इसके बाद आपका आ जाता है जो कानपुर है, कानपुर नगर, इसकी हो जाती है आपकी 79.65%। तीसरा आ जाता है औरैया, औरैया की हो जाती है आपकी 78.95%, ठीक है। और एक बच जाता है आपका इटावा, तो इटावा की आपको देखने को मिल जाएगी 78.41%। ये हो जाती है इसकी साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? तो ये पाए जाएंगे आपको देखने को 9, ठीक है, 9 हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार पूछी गई है पुरुष साक्षरता दर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, ये हो जाएगी आपकी 77.3% हो जाती है साक्षरता दर, जो दी गई है आपको आसपास 79.24 के, ठीक है। तो डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। कथन एवं कारण से जो है क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सरकारें हैं वो जो है इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान लगाती हैं और जो वर्तमान सरकार है वो भी जो है इस पर ध्यान लगा रही है। कारण की बात करेंगे, भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ बनाता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। जो भारी निवेश है जो आर्थिक विकास को सुलभ बनाएगा, ठीक है। तो ए और आर जो है दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं? उत्तर प्रदेश का कानपुर और लखनऊ 10 लाखीय नगर बने हैं, तो कब बने हैं? तो ये बन जाता है 1971 में और 1981 में। 1971 में बन जाता है कानपुर और 1981 में आपका बन जाता है ये लखनऊ, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सुमेलित है? तो बखीरा वन्य जीव विहार ये आपका उन्नाव में नहीं है। बखीरा आपको देखने को मिल जाएगा संत कबीर नगर में, ठीक है। ये आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। ओखला वन्य जीव विहार ये ललितपुर में नहीं है। ओखला देखने को मिल जाएगा आपका ये नोएडा में, ठीक है, यानी गौतम बुद्ध नगर में। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य ये हरदोई में देखने को मिल जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। और महावीर स्वामी जो है ये बस्ती में नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी कहाँ मिलेगा? तो महावीर स्वामी देखने को मिल जाएगा आपका ये ललितपुर में। इस तरह से आपके जो सही आपसे पूछा गया तो केवल सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2017 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और इधर आपके क्षेत्र दिए गए, इधर आपके खनिज दिए गए हैं, कौन सा किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको दिखाया गया है यहाँ पर सोनभद्र। तो सोनभद्र किससे संबंधित हो जाएगा? सोनभद्र हो जाता है ये आपका चूना पत्थर से संबंधित, ठीक है। सोनभद्र चूना पत्थर से हो जाएगा। इलाहाबाद की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका सीसा बालू से संबंधित। ललितपुर हो जाता है तांबे से, ये सभी जानते हैं। और मिर्ज़ापुर हो जाता है ये आपका नॉन प्लास्टिक फायर किले से संबंधित। इस तरह से ए का आपका 4 हो जाता है और ए का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। फिर बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाता है। लोक नियोजन के मामले में अवसर की जो समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अवसर की समानता का अधिकार किस संबंध किस अनुच्छेद से है?
तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 16 से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो संविधान का अनुच्छेद 16 है वो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की जो समानता उसकी गारंटी देता है। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है? इधर आपके नगर और कस्बा दिए गए और इधर आपकी नदी दी गई है। बिठूर की बात करेंगे, आपका गंगा नदी से संबंधित हो जाता है। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे हो जाता है, ये इंडिविजुअल भी आपसे पूछे जाते हैं। जौनपुर जो है सही नदी के किनारे नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। जौनपुर हो जाता है ये आपका गोमती नदी के किनारे। ठीक है, लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे और जौनपुर भी आपका गोमती नदी के किनारे। कोसाम भी हो जाता है ये यमुना नदी के किनारे। आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है इनमें से बताना है आपको। कालीबंगा ये राजस्थान में गंगानगर से संबंधित हो जाता है। मालवन की बात कही है, मालवन मिल जाएगा आपको देखने को गुजरात में। अबम अम्बखेड़ी ये आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देखने को मिल जाएगा, अम्बखेड़ी। ठीक है, इस तरह से आपके उपरोक्त सभी जो है ये आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे आपको याद रखने। कालीबंगा राजस्थान में, मालवन गुजरात में, अम्बखेड़ी ये उत्तर प्रदेश सहारनपुर में। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये दिया गया था महेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये थे राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की जो उपाधि थी उसको लौटा दिया था और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। सुमेलित करना है, इधर आपके बैंक दिए गए हैं, इधर आपकी बैंकों के स्थापना वर्ष भी दिए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है कब हो जाती है? तो पंजाब नेशनल की जो स्थापना है ये हो जाती है आपकी 1894 ईस्वी में। ठीक है, 1894 कहाँ दिया गया? तो ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हो जाती है 1881 में। ठीक है, भारतीय जो औद्योगिक विकास बैंक है इसकी स्थापना हो जाती है आपकी 1964 में। और भारतीय स्टेट बैंक जो है 1955 में आ जाता है। ये सारा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सभी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 और डी का हमारा 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? कौन हो जाएगा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत ब्रांड अथवा स्टॉक क्रय करना। ठीक है, ये जो है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है, बाकी सभी जो है इसके उदाहरण आपके माने जाएंगे। आनुवंशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? जो आनुवंशिक बीजों की खेती की अनुमति है वो किसके द्वारा दी जाएगी? तो ये दी जाएगी आपकी GEAC के द्वारा। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये हो जाती है आपकी GEAC। ठीक है, इसके द्वारा जो है आनुवंशिक बीजों की खेती की अनुमति दी जाती है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि है निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो ये हो जाएगी आपकी प्रोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हीमोफीलिया एवं आनुवंशिक रोग किसका वहन करते हैं? किसका वहन हो जाते हैं हीमोफीलिया और आनुवंशिक रोग? तो ये हो जाएंगे स्त्रियां करती हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका जो वहन है वो स्त्रियां करती है और ये जो प्रकट होता है वो पुरुषों में प्रकट होता है, ऐसा माना जाता है। जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? जीएनपी और जीडीपी में तो ये हो जाता है विदेशों से शुद्ध जो है साधन का आय जो है ये हो जाता है आपका इनमें अंतर। ठीक है, जीडीपी हो जाता है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये होता है किसी जो देश के घरेलू क्षेत्र के जो है संबंधित ये हो जाता है। और जीएनपी की बात करेंगे तो ये हो जाती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये ग्रोस हो जाती है, नेशनल प्रोडक्ट हो जाती है। जीडीपी हो जाती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये जो विदेशों से संबंधित आपकी हो जाती है एक वित्तीय वर्ष के दौरान
जो आपका जीएनपी है विदेश से सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध आय जो कारक आय है उसका योग हो जाता है जीएनपी। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में ब्याज भुगतान सब्सिडी पेंशन किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा हो जाएगी जो सब्सिडी पेंशन है? तो ये हो जाती है राजस्व व्यय का हिस्सा हो जाती है आपकी सब्सिडी पेंशन। स्थापना के संदर्भ में कौन सत्य है? स्थापना के संदर्भ में कौन सत्य है? तो एनएसओ जो है 2019 से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये जो इसकी स्थापना है तो एनएसओ की जो स्थापना 2019 में हो जाती है। ईडा की जो स्थापना ये 1999 में हो जाती है और सेबी की हो जाती है आपकी 1988 में। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर ये आपके सत्य हो जाते हैं। दुधारू पशु के पिट्यूटी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? दुधारू पशु को दिया जाता है जो पिट्यूटी नामक हार्मोन का इंजेक्शन, इससे क्या होता है? तो ये जो है थनों में उसके दूध उतार दिया जाता है जो पशुओं को दिया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको पूछा गया यहाँ पर। तो ऐसा तीन में से केवल एक हो जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है और बाकी जो है ये आपके सभी जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। आपको एक बार जो है वीडियो रोक के इनको पढ़ लेना है। किसी अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल सबसे पहले मिले थे। कहाँ मिले थे सबसे पहले? तो ये मिल जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति के बारे में क्या सत्य है? जो मुद्रास्फीति है उसके बारे में क्या सत्य हो जाएगा? यह मूल्य वृद्धि है, ये करेक्ट हो जाता है। साहूकार को लाभ हो जाएगा और मुद्रा प्रसार को कम करना हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाता है रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण। रक्त जो है परिभ्रमण करता रहता है पूरी बॉडी में। ठीक है, वो जो है लगातार चलता रहता है। किस पंचवर्षीय योजना का नारा तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था? किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो ये हो जाता 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था जो मनमोहन सिंह के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में कब से कब तक थी 2007 से 12 तक का जो कार्यकाल था उस दौरान जो ये प्रमुख रूप से कार्य किया था। ठीक है, इसे जो है रंगराजन ने तैयार किया था और पंचवर्षीय योजना का जो नारा है वो तेज अधिक समावेशी विकास की ओर था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। हाल ही में चर्चा में रहा ज्वारी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? ज्वारी ब्रिज जो है ये सुर्खियों में रहा है। तो ज्वारी ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा गोवा में। ठीक है, ज्वारी ब्रिज ये गोवा में देखने को मिलेगा और हाल ही में जो है इस ब्रिज पर जो है पूरी तरह से इसको चालू अब कर दिया गया है। हाल ही में किस देश के सहयोग से एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना की घोषणा की है जिसे गैलुक प्रोजेक्ट का नाम दिया? गैलुक प्रोजेक्ट हो जाता है किस देश की सहायता से? तो ये हो जाएगा भूटान की सहायता से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की गई है जिसे गैलुक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित हो जाता है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण? तो ये स्थित हो जाता है आपका लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ, वहाँ पर ये स्थित हो जाएगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बखीरा हो जाता है ये हो जाता है आपका संत कबीर नगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? आयुष्मान भारत कार्यक्रम तो ये शुरू किया जाता है आपका वर्ष 2018 में। ठीक है, आयुष्मान जो भारत कार्यक्रम है ये 2018 में शुरू किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक तत्व गतिविधियां रोकथाम अधिनियम अधिनियमित किया गया था।
ये कब अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1986 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा बुरा चापोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? बुरा चापोरी किस में संबंधित हो जाएगा? तो बुरा चापोरी संबंधित हो जाता है ये असम में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा बुरा चापोरी? तो ये असम में स्थित आपका हो जाएगा। PBWRS1 किस फसल की किस्म है जो हाल ही में टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरे को कम करने का कारण खबरों में रहा है? तो ये हो जाता है गेहूं की। ठीक है, ये गेहूं की जो है एक किस्म हो जाती है PBWRS1। रूस में स्थित बटागाई का क्रेटर हाल ही में निम्नलिखित में किस कारणों से खबरों में देखी गई है? रूस की हो जाती है बटागाई का क्रेटर। तो ये हो जाती है परमाफ्रॉस्ट का जो पिघलना है, इसलिए जो है खबरों में रही है। गांधीनगर घोषणा जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, इसके निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो गांधीनगर घोषणा हो जाती है वो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये संबंधित हो जाती है आपकी क्षय रोग से, जिसको टीबी कहा जाता है, उसके उन्मूलन से संबंधित हो जाएगी। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये जारी किया जाता है आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। – 2028 ओलंपिक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये पेरिस फ्रांस में नहीं आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2028 में कहाँ किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स में ये जो है किया जाना है, लॉस एंजल्स में। पहला आपका गलत हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में क्रिकेट को 2028 ओलंपिक में शामिल करने को मंजूरी दी है, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। तो इस हिसाब से केवल दो जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सौर संयंत्र निम्न में से किस क्षेत्र में मौजूद हैं? उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं सर्वाधिक सौर संयंत्र। तो ये हो जाते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत कार्यक्रम का अग्रणी लाभार्थी है? आयुष्मान भारत का कार्यक्रम का अग्रणी लाभार्थी है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये अग्रणी लाभार्थी हो जाता है आयुष्मान भारत कार्यक्रम का। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा? तो सिमलीपाल हो जाता है ये आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आरंभ किया गया था, तो ये किया जाता है वर्ष 2014 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का हो जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा राज्य रेड कॉरिडोर के अंतर्गत नहीं आता है? रेड कॉरिडोर के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये रेड कॉरिडोर के अंतर्गत नहीं आएगा। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है ये था हमारा 14 नंबर का, ये जो है समाप्त होता है। इससे पहले हमने 13 करा दिए, वो भी आपको प्रैक्टिस सेट देख लेने। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।